भारत को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से पाकिस्तान पर बड़ी जीत मिली है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला भारत के पक्ष में आया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान की करारी हार। किशन गंगा प्रोजेक्ट पर भारत के पक्ष में फैसला। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो भारत बना रहा है उसको लेकर भारत के पक्ष में फैसला। प्रोजेक्ट में किशन गंगा के पानी का इस्तेमाल भारत करेगा, यानी कि वाटर को डाइवर्ट अब किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट के विरोध में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट वो गया था पाकिस्तान, क्योंकि उससे पानी का बहाव कम आ रहा था पाकिस्तान की तरफ से। ये तर्क था पाकिस्तान का। कश्मीर में भारत का 330 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। किशन गंगा नदी पर यह बन रहा है। किशन गंगा नदी पाकिस्तान में जाकर नीलम बन जाती है, नीलम नदी के नाम से जानी जाती है। और यही पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान का दावा है कि प्रोजेक्ट अगर ये बनता है तो इससे 15% पानी का बहाव कम होगा, 15% पानी कम मिलेगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में अरब सागर का ये ग्वादर बंदरगाह अब चीन की गतिविधियों का केंद्र होगा। पाकिस्तान ने इस बंदरगाह को चीन की कंपनी के हवाले करने के समझौते पर दस्तखत किए हैं। ये समझौता सामरिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। इसको लेकर भारत पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। माना जा रहा है कि चीन अपने कारोबार और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बंदरगाह का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान चीन को बंदरगाह देकर इतना खुश है कि करार दस्तखत करने के इस्लामाबाद में हुए समारोह को टीवी पर भी दिखाया गया। लेकिन अरब सागर पर हुई ये हलचल भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बंदरगाह पर चीन के कब्जे के बाद चीन और अरब सागर की दूरी 4000 किलोमीटर से घटकर 2000 किलोमीटर यानी आधी रह जाएगी। बीजेपी नेता अरुण जेटली के कॉल डिटेल्स अवैध तरीके से निकलवाने का मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने ये बात अदालत में कही है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दिल्ली पुलिस ने कहा, अभी तक की जांच में बड़े स्तर पर साजिश की बात सामने आई है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा भी हो सकता है। इस मामले में आरोपियों ने जिन ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया है वो आधिकारिक NIC डोमेन है। इसमें देश की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। इस बीच जेटली के कॉल डिटेल्स मामले में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से अरुण जेटली के कॉल डिटेल्स की जानकारी दिल्ली के पुष्प विहार थाने समेत 4 पुलिस दफ्तरों ने मांगी थी। जानकारी के मुताबिक पुष्प विहार थाने के स्पेशल स्टाफ के दफ्तर से अरुण जेटली के कॉल डिटेल्स मांगे गए थे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच से भी जेटली के कॉल रिकॉर्ड्स मांगे गए थे। कहा जा रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने जेटली के कॉल डिटेल्स दे दिए थे। इस मामले में अब तक 4 थाने शक के घेरे में है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अरविंद डबास के साथ नीरज नाम के एक जासूस को भी गिरफ्तार किया। नीरज पर आरोप है कि वो पैसे देकर अरविंद डबास से कॉल डिटेल निकलवाता था। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और दोनों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। नीरज और अरविंद डबास के बयानों से सबसे बड़ा सवाल उभर कर यही आ रहा है, वो कौन शख्स है जो अरुण जेटली की CDR निकलवाना चाहता था। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। अमर सिंह को दुबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 57 साल के अमर सिंह अपना इलाज कराने सिंगापुर जा रहे थे, तभी दुबई एयरपोर्ट पर वो अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें दुबई के वेलकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमर सिंह के परिवार के मुताबिक उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। अपने सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपनी यात्रा के पहले ही दिन से भारतीय निवेशकों को लुभाना शुरू कर दिया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में डेविड कैमरन ने बड़ा ऐलान किया। Cutting the time it takes to start up a business and cutting corporation tax to 22%, the lowest in the G7. And this week we're going further with a new same-day visa available right here in Mumbai so that Indian businesses and entrepreneurs can act quickly to seize investment opportunities in the UK. So my message is simple. When it comes to finding a partner who shares your values, who matches your ambition, Britain can be your partner of choice. So invest in Britain, build your future with Britain. Thank you and Jai Hind. डेविड कैमरन ने ये बातें मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम के एक कार्यक्रम में कही।
कैमरन कल ही भारत पहुंचे थे। मुंबई पहुंचकर वो 26/11 हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि देने पुलिस मेमोरियल भी गए। ये तस्वीर नागालैंड के गृह मंत्री इमकॉन एल इमचेन की है, जिन्हें कल गाड़ी में 1 करोड़ 10 लाख रुपए, हथियार और शराब ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इमचेन विधानसभा चुनाव में नागा पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार भी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इमचेन से 1 करोड़ 10 लाख रुपए नकद, 2 राइफल, 1 पिस्टल, 180 राउंड गोलियां और शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं। पीटीआई के मुताबिक इमचेन से ये बरामदगी तब हुई जब कोहिमा से अपने विधानसभा क्षेत्र वो कोरीडांग जा रहे थे। ट्रेड यूनियन 20 फरवरी यानी कल से हड़ताल पर जाने के अपने फैसले पर कायम है। कल रक्षा मंत्री ए के एंटनी और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की बैठक बेनतीजा रही, लिहाजा ट्रेड यूनियन ने बुधवार को 2 दिन की हड़ताल के फैसले को जस का तस रखा है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस समझौता हमारे सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगली कैबिनेट की मीटिंग में इन मांगों के ऊपर जिक्र करेंगे, बात करेंगे। मांग के ऊपर सरकार ने बिल्कुल अपना रुख जो है वो साफ नहीं किया है, इसलिए सभी साथियों ने उनको 2 टूक जवाब दिया है। 20 और 21 तारीख को देश में 2 दिन हड़ताल होगी। ट्रेड यूनियन महंगाई पर सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल करना चाहते हैं। यूनियनों का सरकार पर श्रम कानून का उल्लंघन का भी आरोप है। 2 दिन की ये हड़ताल भारतीय मजदूर संघ और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मिलकर बुलाई है। हड़ताल में 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हिस्सा लेंगे। यूपी की अखिलेश सरकार को आज विधानसभा में अपना बजट पेश करना है। मुख्यमंत्री अखिलेश यूपी के वित्त मंत्रालय का प्रभार भी देख रहे हैं, लिहाजा बजट वो ही पेश करेंगे। उनका पिछला बजट काफी लोक लुभावना था, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए काफी पैसों का बंदोबस्त किया था। हालांकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अपने पिछले बजट साल 2012-13 के लिए 2 लाख करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन सरकार उसका आधा पैसा भी ठीक तरह से खर्च नहीं कर सकी। मौजूदा वित्त वर्ष का महज 1 महीना ही बचा है। ऐसे में बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस हमलावर रुख अपनाए हुए है। विपक्षी दलों का आरोप है कि ज्यादा संभावना यही है कि बचा पैसा या तो खर्च ही नहीं किया जा सकेगा, और अगर खर्च हुआ भी तो काम कम, पैसे की बर्बादी ज्यादा होगी। हालांकि इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच उम्मीद इस बात की है कि समाजवादी पार्टी की यूपी सरकार के इस बजट में भी जनता के हितों का खासा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अगले साल ही लोकसभा चुनाव होने हैं। कल इलाहाबाद में संगम तीरे किले पर कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के हाथों विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक ये तिरंगा 100 फुट की ऊंचाई पर लहरा रहा है। देश में ऐसे करीब 45 विशाल तिरंगे फहराए गए हैं, लेकिन यूपी में सार्वजनिक स्थल पर फहराया गया ये पहला तिरंगा है जो 24 फुट चौड़ा और 36 फुट लंबा है और इसका वजन 12 किलोग्राम है। ऐसा ही एक तिरंगा मथुरा के छावनी परिसर में भी फहराया गया है। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के मुताबिक ये तिरंगे दिन रात फहराते रहेंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय से इजाजत ली गई है। रात में इस तिरंगे पर रोशनी के लिए खास बंदोबस्त भी किया गया है। गंगा की पावन धरा पर आज मुझे इस विशाल ध्वज दंड को समर्पित करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय फौज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठाणे पुलिस ने एक लड़की को चेन स्नेचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लड़की अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देती थी। पुलिस के मुताबिक कल ये दोनों जब नौपाला इलाके में एक महिला के गले से सोने की माला झपटकर भाग रहे थे, तभी बाइक स्लिप हो गई और दोनों गिर गए। पुलिस ने इनके पास से 40,000 के गहने बरामद किए हैं।